अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मुझे यूँ लगा जैसे खिड़की के बाहर खड़ा कोई मुझे घूर रहा है। डर की एक ठंडी लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। वो कौन हो सकता है जो इस वक्त इस तरह मुझे देख रहा है? ये सवाल फ़ौरन मैंने अपने आप से किया था। वो आंटी तो हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उनका चेहरा तो बड़ा नर्म और नाजुक और दयालु है, जबकि घूरने वाले का चेहरा। मुझे डर के मारे झुरझुरी सी आ गई। खुदा की पनाह, कैसा भयानक था। माना कि मैं वो चेहरा साफ तौर पर नहीं देख सकी थी, क्योंकि उस चेहरे पर पूरी रोशनी नहीं पड़ रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी का हल्का सा शेड पड़ रहा था, जबकि खिड़की के बाहर की रोशनी कमरे से भी ज़्यादा कमज़ोर थी। कहीं दूर से आने वाली रोशनी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हल्की हो गई थी। मैं ऐसी डरपोक लड़कियों में नहीं जो छिपकली या कॉकरोच को भी देखकर चीख पड़ती हैं। इसलिए मैंने अपने नर्वस सिस्टम पर काबू रखने की कोशिश की और काफ़ी कॉन्फिडेंस भरे लहजे में कहा, कौन है? मेरी आवाज़ के साथ ही झांकने वाला चेहरा एकदम गायब हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई पूरा वजूद नहीं था, साया जैसा था जो अचानक ही गायब हो गया। इस एहसास से एक बार फिर मुझे झुरझुरी सी आ गई। अगले लम्हे मैं अपने बिस्तर से उठ बैठी और उस डर के असर को ख़त्म करने के लिए उठकर कमरे का बल्ब रोशन कर दिया। दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र पड़ी। रात के 2:20 हो रहे थे। कुछ लम्हों के बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। बाहर का बल्ब जलाया और उसकी रोशनी में उस खिड़की का जायज़ा लिया जहाँ खड़ा कोई मुझे घूर रहा था, लेकिन कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे किसी के होने का एहसास हो। इसके बाद मैं आंटी के कमरे तक गई। वो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थीं। मैंने उनके कमरे के अलावा भी इधर उधर देखा, मगर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जिससे किसी के होने का कुछ अंदाज़ा हो सके। मैं वापस अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इस घर में 3 लोग नए आए थे। पिछली सुबह ही मैं आई थी। आंटी को जब मैंने बताया कि मैं आपकी खैर खैरियत लेने अमेरिका से आई हूँ, आपके बेटे नवीद ने मुझे ख़ास जोर देकर ये बात कही थी कि मेरी अम्मी से ज़रूर मिलना और उनकी खैरियत मुझे बताना कि वो मज़े में तो हैं। आंटी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। हाँ, मैं बहुत मज़े में हूँ। एक माँ अपने जिगर के सारे टुकड़ों से जुदा होकर जितने मज़े कर सकती है वो कर रही हूँ। फिर उन्हें अचानक मेरी मौजूदगी का ख्याल आया। बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर तो आओ। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर बंगले के अंदर आ गईं और ड्राइंग रूम में बिठाया। तो तुम न्यूयॉर्क से आई हो? जी हाँ आंटी। नवीद कैसा है? ठीक है। और उसके बीवी बच्चे? वो भी मज़े में हैं। तुम अपने माँ बाप से मिलने आई हो या? जी नहीं, मैं ऑफिशियल काम से 2 महीने के दौरे पर आई हूँ। इस शहर में 15 दिन रहकर काम करने के बाद मुझे बाकी शहरों में भी जाकर अपना काम करना पड़ेगा। अरे, फिर तो तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ। क्यों होटल में रहकर पैसे बर्बाद करोगी? मैंने बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आंटी की ऑफ़र कबूल कर ली। नवीद की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि उसकी अम्मी बंगले में अकेली रहती हैं। आंटी को यहाँ इस बंगले में बज़ाहिर वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस एक बात का दुख था कि उनकी औलाद अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह चले गए तो वहीं के होकर रह गए और वो यहाँ अकेली रह गईं। उन्होंने बड़े बेटे को उसके बहुत कहने पर पैसे जोड़ जोड़ कर बड़ी मुश्किलों से अमेरिका भेजा था। बेटे ने वादा किया था कि जब वो ठीक ठाक कमा लेगा तो वापस उनके पास लौट आएगा, मगर इसके बिल्कुल उलट उसने एक एक करके अपने बाकी भाई बहनों को भी अपनी कंट्री से बुलाकर अलग अलग जगह सेट करा दिया। ये ठीक है कि उसके पैसों से ये बंगला खरीदा गया और माँ के नाम पर बैंक में ठीक ठाक रकम जमा करा दी गई,
भाइयों ने न सिर्फ बहनों को अपने पास बुलाया बल्कि उनकी शादियां भी वहीं करा दी। आंटी, आप खुद क्यों नहीं गई अपने बच्चों के पास? मैंने उनसे पूछा था। अरे बेटा, वतन की मिट्टी ने मुझे कहीं और जाने की इजाज़त ही नहीं दी। इस ज़मीन से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मेरा बचपन, लड़कपन और मेरी जवानी यहीं गुजरी हैं। मैं इस वतन की मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाती। अफसोस कि मेरे बच्चों को अपने वतन से, अपने वतन की मिट्टी से वो मोहब्बत नहीं। वो तो यहाँ से बाहर जाकर माँ की मोहब्बत भी भूल गए। नवीद से भी मैंने अमेरिका में यही सवाल किया था, तुम अपनी अम्मी को भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? वो पुराने ख्याल की हैं। उनकी सारी मोहब्बत वतन की मिट्टी से है। वो वहीं जीना, वहीं मरना चाहती हैं। अगली सुबह मैंने नाश्ते की मेज़ पर आंटी से पूछा, आपको इतने बड़े बंगले में तन्हा रहते हुए डर नहीं लगता? डर कहकर वो मुस्कुराई। कैसा डर? डर का ताल्लुक अपनी जान से होता है। मुझे न अपनी जान की अब कोई फिक्र है, न जिंदा रहने का कोई अरमान। इसलिए चोर, उचक्का, डाकू जो आए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अकेला देखकर मार ही देगा ना। मैं तो हर वक्त मौत का इंतज़ार करती रहती हूँ कि अब जीने का कोई मज़ा बाकी नहीं रहा। मेरा जी चाहा कि मैं रात वाले भयानक चेहरे का जिक्र करूं, मगर कुछ सोचकर मैं चुप रह गई। दिन भर मैं अपने काम के सिलसिले में शहर में बिजी रही। शाम को लौटी तो कुछ फल और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेती आई, जिन्हें देखकर आंटी नाराज़ हो गईं। ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो? इन्हें संभाल कर खर्च करो। मैं मुस्कुराकर रह गई। आज मुझे एक बात का एहसास हुआ कि इतना बड़ा बंगला है, आंटी अकेले इसमें रहती हैं, मगर सारा घर और सारे कमरे साफ सुथरे और सजे बने हुए हैं, जबकि कल से आज तक मैंने किसी नौकरानी या मासी को नहीं देखा, जिसका मतलब है आंटी इस उम्र में ये सारा काम खुद करती हैं। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। भूख लगी है ना तुम्हें? जी हाँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो फिर जल्दी से आ जाओ। और मैं वाकई जल्दी ही नहीं, बहुत जल्द डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि इतने कम टाइम में मेज़ पे इतनी सारी डिशेस सजी थीं। इतने बर्तनों का किचन से यहाँ तक इतने कम वक्त में लाना हैरान करने वाली बात थी। कल तो 2-4 आइटम ही थे, मगर आज उन्होंने अच्छा खासा एहतमाम कर दिया था। डिशेस की गिनती खासी थी और सब की सब मज़ेदार। खूब डट कर खाओ। उन्होंने खाना शुरू करते हुए कहा, तुम नवीद की दोस्त हो, इसलिए मेरे लिए बेटी ही हो। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ खाने में शरीक हों। मैं उनका दुख, उनका दर्द अच्छी तरह समझ रही थी। आखिरी उम्र में माँ बाप की ये ख्वाहिश बड़ी नेचुरल होती है कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। अगर बच्चे माँ बाप को भूलकर, उनसे जुदा होकर अपनी दुनिया अलग बसा लें, तो उनकी जो हालत होगी वही आंटी की थी। हर लम्हा वो बच्चों के लिए तड़पती थीं। खाते खाते मैंने पूछा, आंटी, आप जब अकेली हैं तो इतना बड़ा बंगला क्यों ख़रीदा? आपके लिए तो 2 कमरे का फ्लैट भी काफ़ी था। अरे जिम्मी बेटा, मैंने ये बंगला उस वक्त ख़रीदा था जब इस बात की उम्मीद थी कि सारे बाल बच्चों को साथ लेकर यहाँ रहूँगी। बेटे ने यही वादा किया था कि मैं वापस आ जाऊँगा, मगर वो न सिर्फ खुद नहीं आया, बल्कि उसके भाई बहन जो मेरे पास थे उन्हें भी यहाँ से बुला लिया, मुझसे छीन लिया। तो फिर अब इसे बेचकर कोई छोटा सा फ्लैट ले लीजिए। नहीं जिम्मी, यहाँ कुछ दिनों तक मेरे कई बच्चे रहे हैं। उनकी खुशबू इसके दरो दीवार पर अब तक लिपटी हुई है। आंटी को मैंने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम जमीला है, लेकिन सब मुझे जिम्मी के नाम से पुकारते हैं। खाने के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में आंटी के साथ बैठी कॉफ़ी पी रही थी, तो मुझे उन पर कुछ अजीब तरह का शक और शुबह हो रहा था। खाने के बाद जब मैं हाथ धोने वॉशरूम गई थी, तो कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ से लौट आई थी, मगर मैं हैरान रह गई कि डाइनिंग टेबल पर एक भी बर्तन मौजूद नहीं था।
अलबत्ता वहाँ आंटी खड़ी नजर आई थी। कमाल है भाई, मैंने दिल ही दिल में कहा था। कुछ ही मिनटों में इतने ढेर सारे बर्तन यहाँ से किचन में शिफ्ट हो गए। इस उम्र में इस फुर्ती की तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मगर मैंने इस बारे में आंटी से कुछ नहीं पूछा। रात को सोते वक्त मैंने दरवाजे के अलावा कमरे में खुलने वाली खिड़की के पट भी अच्छी तरह बंद कर दिए थे। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका। मुझे दूर आंटी के कमरे के पास दरवाजे के करीब एक साया सा नजर आया, जैसे कोई खड़ा पहरा दे रहा हो, मगर वहाँ भी बहुत मध्यम रोशनी थी, इसलिए उस साये को ठीक से नहीं देख सकी। दिल चाहा कि बाहर निकल कर देखूं, लेकिन उससे आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह जब मैं बंगले से निकलकर अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रही थी तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। ज़रा सुनिएगा। मैंने पलट कर देखा। एक अधेड़ उम्र की औरत धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। आप इस भूत बंगले में शायद मेहमान आई हैं। भूत बंगले के नाम पर मैं चौंके बगैर नहीं रही थी, लेकिन अपने एहसास को काबू में रखते हुए मैंने कहा, जी हाँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो इस बंगले की मेज़बानी पर लानत भेजकर कहीं और चली जाइए। मैं कुछ समझी नहीं मैडम, आप क्या कहना चाह रही हैं? औरत ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा, तौबा है, आप मेरी सीधी सादी बात भी नहीं समझ सकी। ये बंगला जहां आप ठहरी हुई हैं भूतों का डेरा है, जो इस बंगले में ठहरने वालों को बहुत कम जिंदा छोड़ते हैं। एक बार कोई चोर या डाकू इस बंगले में घुस गया, वहां से इस तरह घबराकर भागा कि बाहर आकर एक गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गया। एक दो मेहमान भी जान से हाथ धो बैठे। क्या बंगले के अंदर उनकी लाशें मिली? नहीं, बंगले के बाहर उनकी मौत हुई। एक को तो पुल से किसी ने उठाकर नीचे समंदर में फेंक दिया, एक को एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से किसी ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। एक ने दम तोड़ने से पहले ये बयान दिया, पता नहीं वो कोई बला थी या भूत, जिसने मुझे एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने धक्का दे दिया। मैंने औरत की इस जानकारी का शुक्रिया अदा करके उनसे जान छुड़ाई और आगे बढ़ गई, लेकिन ये सोचने पर मजबूर ज़रूर हुई कि इस बंगले से जुड़ी कोई बात तो ज़रूर है, ज़रूर वहाँ कोई भूत है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई वहाँ कोई भूत है तो उसकी मौजूदगी में आंटी किस तरह वहाँ रह रही हैं। जिस तरह लोग जिनों को और हमजाद को काबू कर लेते हैं, क्या आंटी ने भी किसी भूत को अपने काबू में कर रखा है? शाम को जब मैं बंगले में वापस आई तो खाने के बाद चाय पीने के दौरान मैंने ड्राइंग रूम में आंटी से कहा, क्या ये बात सच है कि इस बंगले को कुछ लोग भूत बंगले के नाम से भी बुलाते हैं? आंटी पहले चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, शायद बाहर वाले ये समझते हैं कि मैं कोई भूत बला हूँ। मैं अकेले इस बड़े लंबे चौड़े बंगले में रहती हूँ। फिर एकदम उदास हो गई। मेरा दुख कोई नहीं जानता कि मैं शौक से तन्हा जिंदगी बसर नहीं कर रही। मैंने तो अपने सारे बच्चों और उनके बच्चों के साथ रहने का ख्वाब देखा था, मगर मेरे बच्चों ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। फिर जब वो ज़रा नॉर्मल हुई तो मैंने सुबह घर के बाहर जिस औरत से मुलाकात हुई थी उसकी बातें धीरे धीरे उन्हें बता दी। आंटी ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक गुमसुम बैठी दीवारों को घूरती रहीं, फिर यूं बोली जैसे अपने आप से ही बात कर रही हों। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो ऐसे में किसी मरने वाली आत्मा भी हमदर्द बन जाए तो अपनों से, जिंदों से ज़्यादा अजीज़ और प्यारी बन जाती है। इतना कहकर वह रुक गईं और किसी ख्याल में गुम हो गईं। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, एक वक्त था जब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। बच्चों के रवैयों से मायूस होकर ये सोचती रहती थी कि ज़िंदा रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं। ये तन्हा ज़िंदगी अब मुझसे काटी नहीं जाती, इसलिए अब मर जाना ही चाहिए।
कि एकदम वो मेरे सामने आ गई। आप अकेली कहाँ अम्मी? आपकी बेटी भी तो आपके साथ है। वैसे उसका चेहरा इतना भयानक था कि डर और दहशत से मेरा दम निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसकी बातों में, अम्मी कहकर बुलाने में और अपने आप को मेरी बेटी कहने में जाने कैसा जादू था कि डर का एहसास धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उस पर मुझे बेटी ही की तरह प्यार आने लगा। तुम कौन हो बेटी? मैंने उससे पूछा। मैं इस बंगले की भूत हूँ। मुझे इस बंगले में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल होने से पहले मैं बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थी। मुझे मेरे शौहर ने कत्ल किया। मुझे मारने के लिए उसने मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंका, जिसके बाद मेरा खूबसूरत चेहरा जल भुनकर इतना भयानक हो गया। उस तेज़ाब के जहर ने मुझे ज़िंदा भी रहने नहीं दिया। मगर मेरी जान, तुम्हें तुम्हारे शौहर ने क्यों मारा? तुम्हारा फूलों जैसा चेहरा क्यों ख़राब किया? मैंने उससे पूछा। मर्द तो हसीन चेहरों पर जान छिड़कते हैं। उसे शक हो गया था कि मेरे हुस्न पर कुछ और लोग भी मर मिटे हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उससे प्यार करती थी। मगर उसने जलन और हसद में न सिर्फ मेरे हुस्न को तबाह किया, बल्कि मेरे मौत का कारण भी बना। मुझे मर्दा हालत में छोड़कर यहाँ से फरार हो गया और लौटकर यहाँ फिर कभी नहीं आया। बहुत दिनों के बाद इस बंगले की मालकिन बनकर आप यहाँ आई। मैं भूत बन चुकी थी और मेरा रूप अब चूंकि बहुत भयानक था, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। मगर जब मुझे आपके बारे में मालूम हुआ कि आप भी मेरी तरह दुखी हैं, आपको इस बंगले में अकेला छोड़कर जब आपके सारे अपने रफू चक्कर हो गए, तो एक भूत होने के बावजूद मैं आपके दुख को भी अपना ही दुख समझने लगी। आपके सामने आने से मैं इसलिए परहेज करती रही कि आप मेरी भयानक शक्ल देखकर डर न जाएं। लेकिन आज जब आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का इरादा कर रही थीं, मुझे मजबूरन आपके सामने आना पड़ा। आंटी इतना बताकर चुप हो गईं। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, तो अब वो भूतनी आपकी बेटी बनकर न सिर्फ आपके साथ रहती है, बल्कि आपका सारा कामकाज भी वही करती है। हाँ जिम्मी, वो मुझे माँ कहती ही नहीं, बेटी बनकर भी उसका सबूत देती है। मुझे इस बात पर बेहद खुशी हुई कि आंटी ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, सब कुछ बता दिया। और आंटी, मैंने उनसे पूछा, वो जो कुछ लोग इस घर में आने वाले लोगों की मौत के बारे में कहते हैं, वो कहाँ तक सच है? नरगिस कुछ क्रेजी लड़की है, हर वक्त मेरी निगरानी करती रहती है। एक बार एक चोर शायद इस नीयत से बंगले में दाखिल हो गया था कि बुढ़िया अकेले रहती है, इत्मीनान से इसके घर का सफाया करके चला जाएगा। वो अपनी भयानक शक्ल और सूरत के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके बाद वो मारे दहशत के ऐसा भागा कि बाहर जाकर किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। यहाँ इस बंगले में कभी कभार कुछ लोग आते थे, कुछ दिनों तक मेरे पास ठहरे थे, फिर जिस तरह खुद आए थे खुद ही चले गए। अलबत्ता इस बात पर मुझे दुख हुआ था कि अपने जाने की खबर उन्होंने मुझे नहीं दी। आज रात जब आंटी गहरी नींद सो रही थीं, तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर धीरे से आवाज़ दी, नरगिस, मेरी बहन, क्या तुम मुझसे मिलने मेरे पास नहीं आओगी? चारों तरफ सन्नाटा था। वो नज़दीक या दूर कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, मगर मुझे यकीन था कि वो अगर इस बंगले की भूत है तो जहाँ भी होगी मेरी आवाज़ खुद सुनेगी। मैंने कुछ देर के बाद फिर कहा, जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम आंटी की दोस्त बनकर, बेटी बनकर उनकी खिदमत कर रही हो, सेवा कर रही हो, उनका दिल बहलाती हो, मेरे लिए तुम्हारी कद्र व कीमत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जो दुखी दिलों के दुख बांटते हैं वो ग्रेट होते हैं। इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि वो दूसरे कमरे में मौजूद थी, अपने भयानक रूप के साथ।
वो कब और कैसे और कहाँ से कमरे में आई, मुझे इसका कुछ पता नहीं चला। लो, मैं आ गई। तुमने प्यार से बुलाया, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी, इसलिए मैं मना नहीं कर सकी। मैं जो दरवाजे के पास खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी, पलट कर देखा, वो कमरे के बीच में खड़ी थी। उस पर नज़र पड़ते ही मैं सर से पैर तक लरस कर रह गई, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वेलकम मेरी प्यारी बहन, तुमने मेरी रिक्वेस्ट कबूल करके मेरा मान बढ़ा दिया है। तुम एक खूबसूरत लड़की ही नहीं, तुम्हारी बातें भी बड़ी प्यारी हैं। बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मैं दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और उससे कहा, तुम भी मेरे पास आकर बैठो ना। शुक्रिया, मुझे यहीं खड़ी रहने दो। मेरे खड़े रहने या बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस वक्त वो बहुत साफ नज़र आ रही थी। उसका चेहरा ही नहीं, बॉडी के ज़्यादातर पार्ट तेज़ाब से झुलसकर बदसूरत हो गए थे। वैसे तो वो इस वक्त गोश्त पोश्त की हालत में नहीं थी, सिर्फ एक साया थी, लेकिन तेज़ाब से जलने के सारे असर साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। मेरी बहन, मैंने उससे कहा, तुम्हारे बारे में सुनकर और अब तुम्हें देखकर मुझे दिली तौर पर बहुत दुख हुआ है। क्या तुम्हारा शौहर इतना बेरहम था कि तुम्हें इस हाल को पहुंचाते हुए उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ? उसके बेरहम होने का अंदाज़ा तो मुझे बाद में हुआ, अलबत्ता उसके शकी होने का मुझे पता था और इसलिए मैं बहुत अलर्ट रहती थी। अपने भाइयों और अपने जानने वालों तक को अपने घर आने की इजाज़त नहीं देती थी। उसके रिश्तेदार कभी कभार आते थे जिन्हें मैं रोक नहीं सकती थी। अगर कोई मुझे घूर कर भी देख लेता तो उसके तन बदन में आग लग जाती और वो मुझसे कहता, वो तुम्हें इस तरह क्यों देख रहा था? मैं क्या जानूं, तुम उसी से पूछो। क्या तुम वाकई बहुत खूबसूरत थी? हाँ जिम्मी, और इसी खूबसूरती की सज़ा के तौर पर इस हाल को पहुंची हूँ। काश कि मैं। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। तुम्हारे साथ उसने जो सलूक किया, तुमने उसका इंतकाम क्यों नहीं लिया? भूत बनने के बाद कई बार मुझे इंतकाम लेने का ख्याल आया। उसे ढूंढ निकालना भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर मैं उससे जो मोहब्बत करती थी, उस मोहब्बत ने इंतकाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं दी। वो ज़रा रुकी। अब मैंने बात का टॉपिक बदला। नरगिस, लोगों का मानना है कि इस बंगले में तुम किसी आउटसाइडर का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितने लोग यहाँ आए, सबको तुमने हलाक कर दिया, मार दिया। हाँ, मैंने मारा, मगर किसी जलन या फ़ायदे की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं को मारा जो मेरी माँ यानी तुम्हारी आंटी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से यहाँ आए थे। चोर या डाकू वो जो भी था, उसको मारने का कारण तो है, मगर दूसरों को तुमने क्यों मारा? मैंने कहा ना कि बेवजह मैंने किसी को नहीं मारा। एक वो जिसे पुल पर से मैंने समंदर में फेंका। मेरी माँ का अपने आप को दूर दराज का रिश्तेदार जाहिर करके उनके घर मेहमान हुआ। मैंने उसकी निगरानी की तो मालूम हुआ कि वो एक धोखेबाज शख्स है। पुल पर वो अपने कुछ दोस्तों को बता रहा था कि बुढ़िया के घर में जेवरात नाम की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, जबकि नकदी भी वो बहुत कम रखती है। इसलिए सोच रहा हूँ कि किसी तरह कोई बड़ी चीज़ पर कैसे हाथ साफ किया जा सकता है। वो जिसे बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से मैंने नीचे फेंका, उसके फ्रॉडी साथी इस बिल्डिंग में सर जोड़कर मिलते थे। उनका काम ही बड़े लोगों को लूटना है। वो अलग अलग बहानों से ऐसे लोगों तक पहुंच हासिल करते हैं और उनके बारे में जानकारी हासिल करके उन्हें लूट लेते हैं। और वो जिसे मैंने तेज़ रफ्तार गाड़ी के आगे धकेल दिया, वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला था। उसने मालूम कर लिया था कि बुढ़िया का बैंक में एक बहुत बड़ा अकाउंट है। वो उनके दस्तखत की नकल करने की प्रैक्टिस कर रहा था और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुका था, मगर अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला,
मैंने उसे उसके सारे ख्वाबों समेत गाड़ी के पहियों तले कुचल दिया। मैंने कहा, तुमने बेटी होने का भरपूर सबूत दिया और अपनी माँ को खतरनाक दुश्मनों के शिकंजे से बचा लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो मालूम हो गया होगा कि मैं अपनी माँ की खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ हूँ। हाँ, मैंने मालूम कर लिया है और इसलिए तुम यहाँ इस बंगले में नज़र आ रही हो, वरना तुम भी कहीं और का सफ़र कर चुकी होती। फिर वो मुस्कुराई। खुदा की पनाह, उसकी मुस्कुराहट भी किस कदर भयानक थी। मुझे तुमसे इसलिए प्यार हो गया है कि तुम्हारे दिल में मेरी माँ के दुखों का दर्द है। जिम्मी, इंसान अगर एक दूसरे से मोहब्बत करे तो दुनिया जन्नत से कम नहीं, लेकिन इंसानों ने तो नफ़रत के बीज बो बो कर इस दुनिया को जहन्नुम से बदतर बना दिया है। तुम सही कह रही हो। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर उससे कहा, अच्छा एक बात तो बताओ, मैंने तो सुना था कि भूत नज़र आते हैं लेकिन न बोल सकते हैं न दूसरों की बातें सुन सकते हैं, मगर तुम तो बातें भी कर रही हो और मेरी बातें भी सुन रही हो। बात दरअसल ये है जिम्मी कि मैं भूत तो हूँ मगर बुरी आत्मा नहीं। मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारे इस जुमले का मतलब, तुम्हारी इस बात का मतलब। जो लोग हराम मौत या खुदकुशी वाली मौत मरते हैं, उनकी आत्माएं बुरी आत्माओं की सूरत में भटकती रहती हैं। मेरी मौत चूँकि दूसरों के हाथों हुई, इसलिए मैं बुरी आत्मा नहीं, भूत की सूरत में इसलिए हूँ कि न मेरी तदफीन हुई, यानी मेरा कफन दफन नहीं हुआ, मेरे लिए किसी ने दुआ नहीं की। मेरे ख्याल में मेरे भूत बनने की यही वजह हो सकती है। रही तुम्हारी ये बात कि मैं भूत हूँ, उसके बावजूद मैं बोल भी सकती हूँ और दूसरों की बातें सुन भी सकती हूँ, तो मुझे भूतों के बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अलबत्ता अपने बारे में बस इतना कह सकती हूँ कि ऊपर वाला जाने। शायद उसने मुझे भूत की सूरत में भी बोलने और सुनने की शक्ति इनाम में दी है। अब तुम पूछोगी कि किस बात का इनाम, तो मेरे जानने में ये इनाम इस बात का हो सकता है कि मैंने अपने दुश्मन, अपने कातिल को भी माफ़ कर दिया। तो अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, मगर ये बताने के बाद कि अगर मैं तुम्हारी आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए और इस भूत से छुटकारा दिलवाने के लिए तुम्हारे लिए दुआ दरूद करवाऊं, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? अच्छा किया, तुमने ऐसा कुछ करने या कराने से पहले मुझसे पूछ लिया। मेरी बहन, मैं अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जाना भी पसंद नहीं करूँगी। जब तक मेरी माँ जिंदा हैं, मैं उनकी खिदमत करती रहूँगी, उनकी सेवा करती रहूँगी। उनकी बात ऊपर वाला जो चाहे। मैं इस शहर में अपना 15 दिनों का काम करके दूसरे शहर चली गई। वहाँ भी 15 दिनों का काम करती रही। वहाँ से मुझे 2 शहर और जाना पड़ा। यहाँ जिन लोगों से मिलकर मुझे अपना काम करना था, उनमें से एक जलाल चौधरी भी थे। बड़े अच्छे, हंसमुख और मिलनसार और सही मानों में इंसान दोस्त। एक दिन फुर्सत के लम्हों में कहने लगे, जिम्मी जी, आप भूत प्रेत पर यकीन रखती हैं? मैंने बस यूं ही कह दिया, जी नहीं। तो फिर चलिए आपको एक भूत से मिलवाऊं। मैंने यही समझा कि वो अपने किसी ऐसे दोस्त से मिलवाना चाहते हैं जिसको ये लोग किसी वजह से भूत के नाम से पुकारते होंगे। लेकिन जब वो एक पुराने मोहल्ले के एक मकान में मुझे ले गए और एक शख्स को दिखाया, तो मारे दहशत के मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। वो सर से पैर तक इस कदर भयानक था कि उसके भयानक वजूद पर नज़रें नहीं ठहरती थीं। मैं जल्द ही कमरे से बाहर चली गई। जलाल चौधरी भी मेरे पीछे कमरे से बाहर आ गए। अब तो आपको यकीन आ गया भूतों के वजूद पर। भूत आत्माओं की शक्ल में भी होते हैं और ऐसे जिंदा सलामत भी। जब ज़रा देर बाद मेरे होश बहाल हुए तो मैंने पूछा, चौधरी साहब, आखिर इस जिंदा भूत का क्या चक्कर है? चौधरी साहब जैसा हर वक्त चहकने वाला शख्स एकदम संजीदा हो गया, एकदम सीरियस हो गया। ये कर्मों के फल का
जीता जागता नमूना है। कभी इसने अपनी बीवी पर तेजाब फेंककर उसे दर्दनाक मौत के मुंह में धकेल दिया था और अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया था। उस बेटी को उसने बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, उसे अच्छी तालीम दिलवाई। एक दिन उस बेटी को बाप की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसके सारे गुनाहों की डिटेल थी। बेटी को जब मालूम हुआ कि उसकी माँ को उसके बाप ने ऐसी दर्दनाक मौत मारा है तो उसे उस बाप से जिसे वो बेपनाह चाहती थी शदीद नफरत हो गई, बेहद नफरत हो गई। और एक दिन इसी नफरत की वजह से उसने बाप को सर से पैर तक तेजाब से नहला दिया। वो सर से पांव तक झुलस गया और उसका वजूद इस कदर भयानक हो गया कि उस पर नज़र पड़ते ही लोग भूत कहकर भाग खड़े होते हैं। दूसरी तरफ कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस कदर घायल और पैरालाइज होने के बावजूद वो अब तक जिंदा है और जिंदा भूत का निशान बना हुआ है। जलाल चौधरी खामोश हुए तो मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब, अब इसकी देख रेख के लिए कौन आता है? क्या इसकी वही बेटी? नहीं जिम्मी जी, बेटी ने तो अपना जुर्म कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था। अब वो जेल में है। जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ कि इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, इसके मुंह में पानी का कतरा टपकाने वाला भी कोई नहीं, तो मैं उसे उठाकर इस मकान में ले आया और एक बंदे को इसकी सेवा के लिए रख लिया। चौधरी साहब, आपने ऐसे मुजरिम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जिसे उसकी बेटी भी माफ़ नहीं कर सकी? आपका ये सवाल बड़ा अजीब है। इसके जवाब में मैं बस यही कह सकता हूँ कि जिसका वो मुजरिम था उसने इसे सज़ा दे दी। अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कर भला हो भला के फॉर्मूले पर अमल करते हुए ये इरादा कर लिया कि जब तक वो अपनी सांसों की डोरी से बंधा हुआ है, मैं उसकी जो खिदमत, जो सेवा कर सकता हूँ करता रहूँगा। जिम्मी जी, अच्छों से तो सभी मोहब्बत करते हैं, बुरों से भी अगर नफ़रत के बजाय मोहब्बत की जाए तो शायद बुराई एक दिन इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।